नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। प्रेशियस हफ्ते का मुकाबला, सब जगह चर्चा ये है कि भाई किसको कितनी सीटें आएंगी दिल्ली के चुनाव में। तो जो अलग अलग एग्जिट पोल्स हैं, हम सबसे पहले उनकी तस्वीर आपको बताएंगे और उसके बाद अपने जर्नलिस्ट के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त है। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भारी बढ़त साफ नजर आ रही है। अगर हमारे सामने ग्राफिक्स आ जाए तो मैं आपको बता सकता हूं कि कौन कौन सी जी। तो अब आप देख सकते हैं आज तक और सोलो का जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से 35 से 43 सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 23 से 29 सीटें, कांग्रेस को 3 से 5 सीटें और अन्य को 2 मिलने का अनुमान है। ये आज तक का। दूसरा, अगर आप देखिए एबीपी न्यूज जो है वो नीलसन के साथ एग्जिट पोल जो उन्होंने किया है वो क्या कहते हैं, 39 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 28 सीटें और कांग्रेस के लिए 3 सीटें, अन्य के लिए कुछ भी नहीं इनके हिसाब से। इसके बाद न्यूज़ एक्स और सी वोटर जो है उसके लिए 31 से 39 सीटें आम आदमी पार्टी की, 27 से 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की 2 से 4 सीटें। और न्यूज नेशन का जो पोल है वो बता रहा है 39 से 43 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए, 25 से 29 सीटें बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए 1 से 3 सीटें। और एक्सेस सेपीएम का जो पोल है उसमें 53 सीटें आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए 17 सीटें और कांग्रेस के लिए 2। इसके अलावा आप देख सकते हैं टुडेज चाणक्य जो है उसके हिसाब से 48 सीटें 48 जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए 22 सीटें, कांग्रेस के लिए कोई भी सीट नहीं, कोई भी सीट नहीं कांग्रेस के लिए। हालांकि बाकी एग्जिट पोल भी कांग्रेस को 5 सीटों से कम में रखकर आंक रहे हैं। तो बड़ी तस्वीर जो निकल कर आती है वो ये है कि अगर आप इसका पोल ऑफ पोल्स करिए तो उसके हिसाब से 40 सीटें आम आदमी पार्टी की, 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की 3 सीटें। तो ये है तस्वीर एग्जिट पोल की। मेरे साथ अखिलेश है जो भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं अखिलेश भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं। उमाशंकर सिंह हैं जो कांग्रेस को बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं। साथ में शरद शर्मा हैं जो हमारे जर्नलिस्ट हैं जो कि आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ हमारे साथ होंगे संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, संजय निरुपम है जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अनिल जैन होंगे जो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश आपसे शुरू करूंगा क्योंकि बहुत ही कड़वा और मुश्किल चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर ये पोल ऑफ पोल्स 10 तारीख की तस्वीर बनती है, सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट बीजेपी में किसका होगा? अमित शाह का, किरण बेदी का या नरेंद्र मोदी का? क्यों नहीं? मुझे लगता है अभी क्या जो मोटा मुझे जो आकलन लग रहा है, एग्जिट पोल के रुझान बिल्कुल स्पष्ट हैं जी। और 10 तारीख को इसी तरह का कुछ रुझान देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं जमीन पर इसी तरह की फीलिंग कम से कम मुझे तो मिल रही थी। बीजेपी के जो नेता हैं उनमें जो नर्वसनेस थी वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बस आप लोगों को माफी चाहूंगा अखिलेश जी को रोककर। हमारे आउटपुट एडिटर मिहिर मुझे बता रहे हैं कि ये जो हम आपको दिखा रहे हैं पोल ऑफ पोल्स, जो बाकी लोगों ने आकलन किया है उस पर आधारित जो हम आपको बता रहे हैं, ये 3 बजे तक की तस्वीर है। तो उनका मुझे कान में ये निर्देश है और उनका निर्देश सर आंखों पर कि आप लोगों को बताया जाए कि ये 3 बजे तक की तस्वीर है। हाँ अखिलेश, सॉरी। निश्चित तौर पर सबसे पहला अगर ये रुझान सही साबित होते हैं 10 तारीख को, जिसकी मुझे पूरी संभावना लग रही है, तो नरेंद्र मोदी जिनके चेहरे को आगे रख करके बीजेपी ने चुनाव सबसे पहले लड़ने का फैसला किया। बाद में जब समझ में आया 10 तारीख की रैली में 10 जनवरी की कि ये रैली फ्लॉप हो गई है, मोदी का जादू जो है धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा है, तो किरण बेदी का चेहरा आगे किया गया। किरण बेदी ने आके एकदम मैदान में कूदी, उनका जो अनुभवहीनता थी वो साफ तौर पर दिखाई दी।
उनके जो इंटरव्यूज हुए उससे बीजेपी को एम्बेरसमेंट हुआ, फिर पार्टी को उनको चुप कराना पड़ा। फिर ऐसा लगा कि किरण बेदी दिल्ली की बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं है, बल्कि सिर्फ कृष्णानगर में बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनको पूरी तरह से चुप करा दिया गया। उसके बाद सारी कमान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली। हर चीज का फैसला खुद पार्टी अध्यक्ष अमित शाह करते रहे। कोशिश यही होती रही कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी को इससे बचाया जाए, लेकिन जिस तरह से 4 रैलियां उनकी हुई आखिर में, और जिस तरह से वो खुलकर के सामने आए, और जिस तरह से सारे विज्ञापन बीजेपी के आए हैं, सब में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी कि क्या उनका जो जादू है क्या वो नीचे उतरने लगा है। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि उनकी रैली में मैंने देखा पहली बार कि लोग उठ के जाने लगे थे। दूसरा जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी वो होगी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की, जिनकी कार्यशैली को लेकर के सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उनकी कई चीजों को लेकर के बहुत शिकायतें हैं, दिक्कतें हैं। और मुझे लगता है कि आगे जाकर के जो बिहार के चुनाव अभी होने जा रहे हैं उसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा उनके नेतृत्व। तो ये 2 लोग आप कह रहे हैं, लेकिन किरण बेदी मुझे नहीं लगता कि उनको किसी भी तरह का, बीजेपी के नेता जरूर कोशिश करेंगे। उन्होंने खुद भी अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ऐसा कम ही होता है कि एग्जिट पोल के रुझान के ऊपर कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि जिम्मेदारी उनकी होगी, यानी उनकी जो अनुभवहीनता वो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। लेकिन कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी किरण बेदी के ऊपर डालने की, लेकिन असली जो दोष है किरण बेदी का नहीं होगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उमा, जब राहुल गांधी के हम लोग रोड शोज देख रहे थे, उस दिन आपकी रिपोर्टिंग देख रहा था, आपने उसको कवर किया, कांग्रेस में किस्म की उम्मीद जगी थी। फिलहाल तो कोई 0 दे रहा है कांग्रेस को, और 3-4 तो आमूमन आंकड़े अब कांग्रेस के लिए बन रहे हैं, 2-3-4। तो वाकई कांग्रेस के रिवाइवल की कोई स्थिति नहीं है जहां तक दिल्ली का सवाल है। जी देखिए, 15 साल इस पार्टी ने राज किया दिल्ली पर, और 15 सीट के लिए भी तरस रही है, और 15 सीट के लिए तरस रही है। अभी जो 5 सीट के लिए तरस रही है, अगर ये एग्जिट नहीं, जो उनका अंदर का कैलकुलेशन था वो ये मान के चल रहे हैं कि 15 सीट उनको आएंगी, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर है, उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी बात की आपने ये भीड़ की, और आपने जो सवाल पूछा कि रिवाइवल का, तो वो कांग्रेस जो अभी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो कोई नए नतीजे नहीं हैं। जिस तरह के सर्वेज पहले से आ रहे थे जिसमें कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल रेस से बाहर बताया जा रहा था, उसी का एक लॉजिकल कंक्लूजन है जो इस तरह से अभी एग्जिट पोल में सामने आया है। कांग्रेस का ये कहना है कि मीडिया के इस विरोध के बावजूद, वो विरोध शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद हमको 15 सीट आएगी, ये उनका कैलकुलेशन है। उसके पीछे फैक्टर वो ये बताते हैं कि जब आम आदमी पार्टी की पिछली बार सरकार बनी थी तो जो इंटरपर्सनल एक रिलेशन होता है विधायक का क्षेत्र की जनता के साथ, वो सब खत्म हो गए। वो खत्म इसलिए हो गए कि अगर कोई व्यक्ति जाता है किसी विधायक के पास कि मुझे ये चिट्ठी लिख दीजिए, मुझे ये अस्पताल में काम है, या मुझे बच्चे का दाखिला लेना है, तो क्योंकि आदर्श के एक आदर्शवाद के एक बहुत बड़े नारे के साथ केजरीवाल और उनकी पार्टी जो है वो सत्ता में आई थी, तो वो लोग चिट्ठी नहीं लिखते थे। तो एक छोटे छोटे फैक्टर हैं जो कांग्रेस का कहना है कि इस पे मीडिया का ध्यान नहीं जाता है, हाँ, जो उनकी मदद कर सकते हैं। और उदाहरण जंगपुरा से लेके तमाम सीटों का वो उदाहरण देते हैं कि कहाँ। दूसरी 2 और बातें थी जिस पे बैंक कर रही थी कांग्रेस, वो तो एक तो ये कि 8 महीने में अगर सेंटर की गवर्नमेंट के खिलाफ जो कोई एंटी इनकम्बेंसी पनपा है उसको इनकैश करें, और दूसरा कि 49 दिन में केजरीवाल जिस तरह के बड़े वादे किए उसके बाद वो चले गए, सत्ता छोड़कर चले गए, तो उस पे लोगों को ये कहा जाए कि देखिए ये जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति है और आपको अच्छी सत्ता नहीं दे सकता। लेकिन ये सब कैलकुलेशन के बावजूद कांग्रेस जो है लगता है कि ग्राउंड पे अपनी खोई ज़मीन जो वो पाना चाहती थी, खासतौर पे जो कम आय वाले एरिया हैं, जो कि बस्तियां हैं, वो फिलहाल उसको मिलती नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन कांग्रेस का उत्साह इस बात से जरूर बढ़ गया कि जो राहुल गांधी की रैली में और रोड शो में जो भीड़ आई और मीडिया में उनको जगह मिला, तो ज्यादा खुशी उनको मीडिया में जगह मिलने की थी। वो भीड़ तो जितनी थी वो तो थी। कोई हैरानी नहीं कि उस भीड़ में हो सकता है कि बीजेपी के समर्थक भी रहे हों। शरद, आम आदमी पार्टी के लिए अगर ये एग्जिट पोल वाकई नतीजों में तब्दील होते तो बहुत बड़ा मैं मानता हूं ये चुनाव होगा, और बहुत बड़ी स्वाभाविक तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी की जी। मैं आप लोगों को रोकना चाहूंगा यहां पर। इस वक्त इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, जरा देखते हैं इलेक्शन कमीशन फाइनल नंबर्स बता रहा होगा। Ladies and gentlemen, I am very happy to announce that this election has been unprecedented in terms of voter turnout. It has never been in the history of elections in Delhi. The poll percentage, which still will go a little bit further addition or little bit adjustment, but still it has crossed 67.2
0.08%. This is only in 2013 we had polling of 65.6% during the poll day, and in that sense, only in 14 months we had this kind of jump with great participation of electors. And thanks to you, our media colleagues, who made this possible also. Another thing which is very important, that in last 2013 assembly election, we had the total number of voters 119 lakhs. So 1 crore 19 lakhs voters were there, and in that sense, the voter turnout in absolute number was around 78 lakhs in that sense. Approximate, I'm just giving you the round number. And this year we had 1 crore 33 lakhs 978 voters, and the percentage gives us the figure of almost 89 lakhs. Could you please repeat the figure last? Can you come again, once again? Okay, I will just repeat for all. Last assembly election, which was in 2013 December, we had the voter turnout in terms of number was approximately 70. तो चुनाव आयोग जो इसने बताया कि तकरीबन 67.08% जो है 67% से ज्यादा प्रतिशत है दिल्ली में मतदान का इस बार। शरद आम आदमी पार्टी में बात कर रहा था, उनके लिए बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा पॉलिटिक्स के तौर पर, उनकी सियासत के तौर पर। क्या ये बड़ा प्रतिशत का जो टर्नआउट है, इसने अंततः आम आदमी पार्टी की ज्यादा मदद की हो सकती है बजाय बीजेपी के? कहना मुश्किल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आज ये भी सोच रही थी कि अगर बहुत ज़्यादा टर्नआउट हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ये टर्नआउट बीजेपी को फेवर कर जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि हमारा जो वोटर है वो ज़्यादा कमिटेड है और ज़्यादा वोकल है, तो अगर कम वोटिंग भी होती है तो इसका मतलब ये वोटिंग हमारे पक्ष में जाएगी। इसीलिए हमारे साथियों ने नीचे डेस्क से मुझे फ़ोन करके बात कही कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये 3 बजे के बात है। अखिलेश और उमा, क्या इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है आपको रिपोर्टर्स? अब जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो 6 बजे तक के आने लगे हैं। ठीक है, वोटिंग टर्नआउट में बिल्कुल सही बात है। मेरा भी आकलन यही था कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है। पूरे देश में ये ट्रेंड दिख रहा है। आपने बात मुझसे कही थी, आपसे कही भी थी, लेकिन मैंने इसमें एक राइडर जोड़ा था। वो ये था कि कांग्रेस का वोट क्या होता है। आप ये देखें कि कांग्रेस 0 से लेकर 4 तक आ रही है। ठीक है, अगर कांग्रेस का वोट 15% से 20% तक जाता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होता है। लेकिन अगर कांग्रेस बिल्कुल नीचे जा रही है, इसलिए मैंने चुटकी भी ली कि राहुल गांधी का जो रोड शो था उसमें शायद बीजेपी के समर्थक है। शरद, इसके बाद हमारे तीनों पॉलिटिकल गेस्ट हैं, उनके पास चलेंगे। आप तीनों जर्नलिस्ट हैं, तो शरद आपके हिसाब से ये बेहतर वोटर टर्नआउट हो सकता है वाकई आम आदमी के हक में जाए? हो सकता है, लेकिन जो ग्राउंड से हमें जो फीडबैक मिला है आज वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि चुनाव से पहले का था। जो जैसा कि हम ये देख रहे थे कि एज आम आदमी पार्टी को था, और लगातार, हालांकि हम ये बोल नहीं सकते ये चीजें क्योंकि वोटर को प्रभावित करती हैं, लेकिन ग्राउंड से ये फीडबैक आ रहा था जैसे कि अखिलेश जी बता रहे हैं। और आज भी जिस तरह की पोलिंग हुई है उस तरह का फीडबैक वहां महसूस हुआ है। दोपहर में जिस तरह के ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए और जिसमें उन्होंने वोटिंग प्रोसेस को स्लो कराने का आरोप लगाया, तो जाहिर सी बात है कि इससे ये साबित होता है कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो उनका ही फायदा है, और वो रोका जा रहा है तो शायद उनके खिलाफ जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉलिटिकल मेहमानों के पास। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, अनिल जैन भारतीय जनता पार्टी के और संजय निरुपम कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जैन, अगर ये 10 तारीख की तस्वीर है तो ये सबसे बड़ा एम्बैरेसमेंट किसका होगा? नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, अखिलेश इस बात को मानते हैं, या किरण बेदी का? अभिज्ञान जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हालांकि ये बात सही है कि जो एग्जिट पोल आते हैं वो ट्रेंड्स दर्शाते हैं, और ये एग्जिट पोल 3 बजे तक के हैं। मैं स्वयं आज मैं बहुत समय बाद पूरे टाइम 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में रहा और बूथ टू बूथ रहा, तो जिस तरह का माहौल वहां था और जिस तरह की जो सीट मैंने सैंपल के लिए रखी थी संगम विहार, जो कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सर्वे में और बाकी के सर्वे में पीछे सीट दिखाई गई थी। और मैं आज बड़े क्योंकि मैं कोई बहुत प्रेडिक्शन करने वाला आदमी नहीं हूं,
लेकिन मैं बड़ी गंभीरता से और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि संगम बिहार सीट हम जीत रहे हैं। तो ऐसे जो एग्जिट पोल का जो किस से सर्वे लिया है और कैसा लिया है, और 3 बजे तक का है, 3 बजे के और 6 बजे के बीच में भी बाकी परिवर्तन हुआ है। दूसरी बात क्या है कि जो वोटिंग परसेंटेज, डॉक्टर जैन, मैं अनुरोध करूंगा अपने साथियों से कि जो बदले हुए आंकड़े हैं वो भी आप लोगों के सामने रखें, क्योंकि आप ये 3 बजे वाली दलील ले रहे हैं। फिलहाल हमारा काम है इसको स्पष्ट करना, लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बाद के आंकड़े भी दिखाए। बाकी तो हम कुछ नहीं कह सकते, सब कुछ 10 तारीख को 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। संजय सिंह, क्या आप लोगों का ये कैलकुलेशन था कि बेहतर वोट प्रतिशत यानी कि टर्नआउट के हिसाब से आपको लाभ देगा, बीजेपी को नहीं? निश्चित रूप से, क्योंकि हमको हर वर्ग का समर्थन मिल रहा था। जब हम चुनाव प्रचार में जाते थे तो चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर क्लास हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हर क्लास के अंदर हमको समर्थन मिल रहा था। इसीलिए जब वोटिंग स्लो होने लगी तो हमको इस बात की चिंता हुई कि वोट प्रतिशत कैसे बढ़े, लोग कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट करें। तो हमारे लिए ये फायदेमंद है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ा है, उत्साह के साथ लोगों ने वोट दिया है। दिल्ली में जो बुनियादी मुद्दे थे, बिजली के, पानी के, चिकित्सा के, शिक्षा के, भ्रष्टाचार के, महिलाओं की सुरक्षा के, जो डेली डायलॉग के माध्यम से हम लोगों ने उठाए थे, जो अपने घोषणा पत्र के माध्यम से हमने अपने एजेंडा में शामिल किया था, जो 4 महीने हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके लोगों के साथ संवाद स्थापित किया, मुझे लगता है उसका ये परिणाम है कि इतनी भारी संख्या में लोग सामने आए हैं और 50 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की मिलेंगी, ऐसा अभी अनुमान है। बाकी सही नतीजा तो 10 तारीख को सामने आ जाएगा।